हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सेट है और यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ये आपके पास जो है वो एक सेट गिवन है और इसमें जो इसका ऑर्डर है वो है 3। सही है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके, जैसे यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3, तो ये जो है इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर 3 है। और फिर सेकंड चीज़, इसमें जब हम नंबर ऑफ़, इसमें हम सबसेट्स कहते हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसेट्स को डिस्कस करता हूँ। सबसेट्स, तो इसके सबसेट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ सबसेट्स पता करना होता है कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स यहाँ पर होंगे कितने। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स होते हैं 2n, ठीक है। और यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स होंगे वो होंगे 8, ठीक है। और वो सबसेट्स आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहला सबसेट मिलता है आपको एम्प्टी सेट, दूसरा मिलता है आप 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद 2 3, और फिर उसके बाद 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो आपको 8 सबसेट्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। एम्प्टी एक ऐसा सेट है जो कोई भी आपके पास सेट हो उसका एक सेट आपको एम्प्टी सेट मिलता ही मिलता है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को या तो इस तरीके से शो करते हैं, ब्रैकेट करली ब्रैकेट बनाया और अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर हम इसको शो करते हैं फाई से। सही है, इस तरीके से शो करते हैं या इस तरीके से शो करते हैं। और कोई और अगर वे होता है तो उसको गलत हम मानते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो इस तरीके से सबसेट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर अगर ज़ीरो लिख दें तो ज़ीरो भी एक जो है वो वैल्यू है, तो इसको भी हम जो है वो एम्प्टी सेट सपोज़ नहीं करते हैं। एम्प्टी सेट या तो इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको 8 सबसेट्स मिल गए, तो हम सबसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे कोई भी सबसेट है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई 1 2 ये जो है वो एक सबसेट है, और ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ये है सुपर सेट। सही है, जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं सुपर सेट। तो ये सुपर सेट है और 1 2 इस सबसेट, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 3 2 3, ये सब लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा सेट होता है जो इसके इक्वल होता है। सही है, एक सेट हमेशा आपको ऐसा मिलता है जो इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये दोनों जो मैंने सेट्स की बात की है ये होते हैं प्रॉपर सबसेट। ये दोनों जो है वो प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब इसमें एक होता है इम प्रॉपर सबसेट। एग्जैक्टली अगर आपको वही सेट होता है जो सबसेट होता है जो आपके पास सुपर सेट होता है, तो उसको हम कहते हैं, जैसे आपके पास ये है 1 2 3, तो ये जो है ये है इम प्रॉपर सबसेट। सही है, जो सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइन डाल देते हैं, और ये ए का इम प्रॉपर सबसेट है, तो ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं फॉर इम प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि भाई सबसेट क्या है और किस तरीके से प्रॉपर सबसेट है और इम प्रॉपर सबसेट है। अब इसके बाद अगर यही जो भी आपके पास सबसेट्स मिलते हैं, सही है, इसका अगर मैं एक सेट बना देता हूँ तो उसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पावर सेट फाइंड कर रहा हूँ ए का, सही है, पावर सेट ऑफ ए, सही है, जो मेरे पास गिवन है इसका ही अगर मैं पावर सेट फाइंड कर रहा हूँ तो इसका जो मेरे पास मुझे पावर सेट जो इसका मिलेगा वो मिलेगा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या मिलेगा, मैं ये सारे के सारे सबसेट्स लिख दूँगा,
इसके अंदर, मतलब ये सारे के सारे अब एलिमेंट्स हैं इस सेट के, 2 3, ठीक है। और ये इस तरीके से चल रहा है, ये 1 2 3 यहाँ तक, सही है। तो मैंने इस सारे के सारे सब सेट को का एक सेट बना दिया, तो इसको हम कहते हैं पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा, जाहिर सी बात है 2 के ऊपर पावर, आप देख लेंगे भाई इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3 है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिलेंगे, सही है, पावर सेट में, किसके पावर सेट के में, इसके पावर सेट में, तो वो कितने होंगे 8। जितने सब सेट होते हैं उतने ही पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ NA, तो इसका NA क्या है 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A, ठीक है 3 है। और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, सही है, वो क्या है 8 है, सही है, क्योंकि पावर सेट है, तो पावर सेट में जितने भी सबसेट्स मिलते हैं वो एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 सेट्स गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिवन है A B, और सेट B जो गिवन है वो गिवन है 1 2 एंड 3, ठीक है, 2 सेट्स गिवन है। अब जब इसका मैं बताता हूँ इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट, आपको बताना है इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सही है। तो कार्टीशियन प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, ठीक है। आप A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं, तो A क्रॉस B आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने सेट A लिखा, फिर देन सेट B लिखा। अब क्या करेंगे, इसमें बाइनरी आपको जो है वो यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा, सही है। कार्टीशियन प्रोडक्ट से जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा होता है वो बाइनरी रिलेशंस होते हैं, सही है। किस तरह से बाइनरी रिलेशन मिलेंगे, A1 देन A2, ठीक है, और A3, फिर उसके बाद B1 B2 B3, B1 B2 एंड B3, ठीक है। तो ये है मेरे पास कार्टीशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कार्टीशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और इसमें कोई भी जो एलिमेंट आपको मिलता है वो होता है बाइनरी रिलेशन ऑफ कार्टीशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशंस यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, जो इसके सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस होंगे। तो आपको अगर यहाँ पर बताना है कि इसके बाइनरी रिलेशंस कितने हैं, तो आप लिखेंगे अगर इसके बाइनरी रिलेशंस की मैं बात करता हूँ तो इसके बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे, सबसेट ऑफ दिस कार्टीशियन प्रोडक्ट। तो बाइनरी रिलेशन आपको मिलेंगे 2 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाइनरी रिलेशंस होंगे यहाँ पर 64, ठीक है। आप सिर्फ इन दोनों को देख के भी बता सकते हैं कि इसके बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे, कि इसमें एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, इसमें 2 है, उसमें 3 है, तो 2 3 6 एलिमेंट्स मिलेंगे इसके कार्टीशियन प्रोडक्ट में, और बाइनरी रिलेशंस मिल जाएंगे जो इस कार्टीशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे। अब इसमें ही जो है वो डिफरेंट तरीके से आपसे जो है वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपसे जो है वो लिख दे A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है, या A यूनियन B फाइंड करना है, सही है। इस तरीके से कोई चीज़ भी फाइंड करनी है आपको, और फिर उसके बाद आप जो है वो इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट, बल्कि यहाँ पर ये नहीं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं A क्रॉस B, ठीक है, और फिर फाइंड कर रहे हैं कॉमन B क्रॉस A, ठीक है। तो ये आप फाइंड कर रहे हैं कि इनके बिटवीन जो है वो कॉमन क्या चीज़ है, सही, इंटरसेक्शन में जब हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे A क्रॉस B, तो वो क्या आएगा यहाँ पर
A1 A2 A3 सही है। और क्या आएगा B1 B2 B3 और फिर उसके बाद हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या ले रहे हैं B क्रॉस A कर रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे B क्रॉस A। तो वो क्या आएगा A1 वो 1A 1B 1A 1B 2A 2B एंड 3A और 3B सही। ये मैंने फाइंड कर लिया। अब इसका इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सही। तो इसका रिज़ल्ट एक्चुअली आपको क्या मिल रहा है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें दोनों का और फिर उसके बाद आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं और इसमें अब जैसे मैंने सेट लिखा था यहाँ पर सेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ A-B-N-C। ठीक है, मैंने सबसेट्स बता दिए कि सबसेट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं ये वाला साइन। ये है फॉर एलिमेंट्स, ये ध्यान में रखना है। और ये वाला जो साइन है सही है, ये हो या ये हो, ठीक है, ये किसके लिए सबसेट्स के लिए। ठीक है, तो जब आपको लिखना होगा A तो आप लिखेंगे A बिलोंग्स टू सही है। इसमें A B और C जो है वो एलिमेंट्स हैं तो आप लिखेंगे A बिलोंग्स टू सही है कैपिटल है, या फिर B बिलोंग्स टू कैपिटल है, या फिर C बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, लेकिन जब आपने ये लिख दिया है तो ये एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। सबसेट के लिए आप क्या लिखेंगे सबसेट ऑफ A बिलोंग्स टू A, या फिर सबसेट ऑफ सही है, ये सबसेट ये भी सबसेट A का है तो ये क्या है दिस इज सबसेट ऑफ A सही, या फिर C लिख रहे हैं तो ये क्या है सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो जब सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो इस साइन से यूज़ करते हैं, और अगर एलिमेंट्स को हम बिलोंग कराते हैं तो फिर ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है वो डिफरेंस हमें जहन में रखना है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर है M, सेट जो गिवन है वो है R S N T। अब यहाँ पर जो है वो बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रू है। तो R बिलोंग्स टू M, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है सही है, क्यों सही लिखा हुआ है। लेकिन R इज़ सबसेट ऑफ M तो ये लिखा हुआ है गलत। ठीक है, क्योंकि अगर R ये है सबसेट का साइन, तो सबसेट होता तो यहाँ पर सेट बना हुआ होना चाहिए, तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए था, तो फिर ये करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये रॉन्ग है। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन, ये सबसेट है और यहाँ पे साइन जो है वो एलिमेंट का लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए R बिलोंग्स टू M, ये होता तो करेक्ट होता, लेकिन ये सबसेट बना हुआ है इसलिए ये भी रॉन्ग है। M इज़ सुपर सेट ऑफ R, तो अगेन ये एलिमेंट है और एलिमेंट है और वो यहाँ पे ये सबसेट का साइन है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसमें जो सिर्फ करेक्ट है वो क्या ओनली A। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाए। यहाँ पे है R S T,
RST। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ R इज सबसेट ऑफ M, तो गलत, क्योंकि अगर सबसेट होता तो सबसेट में यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए था। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा R डज़ नॉट बिलोंग टू M, ये भी गलत है। तो R तो बिलोंग कर रहे हैं M से, तो ये भी गलत है। फिर उसके बाद R सबसेट बिलोंग्स टू M, तो यार ये वाला साइन जो है वो एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये सबसेट बना हुआ है, सही है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर उसके बाद ये सही लिखा हुआ है कि R और ये सबसेट है, सबसेट ऑफ M, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली 4, सही है। तो फोर्थ ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है, बाकी सारी की सारी इसमें रॉन्ग है। और इसमें बाय मिस्टेक नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम जो है वो सिर्फ कंसीडर करेंगे ओनली 4। सही, इसमें सारी ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड, वी हैव एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ दीज इज़ नल सेट। तो इसमें से बताना है नल सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करते क्योंकि ज़ीरो एक एलिमेंट है, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, 1 and 2, सही है, 1 and 2, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें शुरू के MCQs में काफ़ी जो है वो आंसर की में रॉन्ग भी है जो मैंने देखा था, तो ये सारी चीज़ें करेक्ट कर लें। और इसी वजह से मैं MCQs करवा भी हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास सेट गिवन है, सही है। V इक्वल्स टू D है, W इक्वल्स टू CD है, X ABC है, Y AB है, और Z जो है वो ABD है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो Y इज़ सबसेट ऑफ X, तो Y और X को देखें तो Y सबसेट है X का, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें ये सुपर सेट है ABC, और इसमें क्या है, जस्ट AB है, तो Y जो है वो सबसेट है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद V इज़ नॉट सबसेट ऑफ W, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्रॉस का साइन डाला हुआ है, तो V इज़ नॉट सबसेट ऑफ W। तो यहाँ पर अगर V मैं देखता हूँ, V जो है वो क्या है, D है, और W जो है वो CD है। तो V तो सबसेट है W का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CD देखें और यहाँ पे D देखें, तो V इज़ सबसेट ऑफ W, और यहाँ पे लिखा है कि सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। V इज़ नॉट सबसेट ऑफ Y। अब V और Y को देखें, ये सही लिखा हुआ है, ये AB है और ये D है, तो D तो सबसेट नहीं है AB का, तो इसका मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है। तो 1 और थर्ड करेक्ट है। 4 देख लेते हैं, Z इज़ सबसेट ऑफ V। तो Z देखें ABD और V देख रहे हैं ना, तो Z तो सबसेट नहीं है, सबसेट तो V है एक्चुअली, सही है। V सबसेट है Z का, और यहाँ पे लिखा हुआ है Z सबसेट है V का, तो इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, 1 and 3, ठीक है। अगेन यहाँ पर 1 और 3 वाला ऑप्शन नहीं है, सही है। इसी वजह से ये मैं सारे MCQs करा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 and 3, सही। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख लें कि 4 डाटा इन प्रीवियस क्वेश्चन देयर आर 4 स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है W इज़ सबसेट ऑफ Y। तो आप W और Y को देखें, ये रहा W और ये रहा Y। तो क्या W Y का सबसेट है, ये AB है और ये CD है, बिल्कुल अलग अलग सेट है, बिल्कुल सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेकंड, V इज़ नॉट सबसेट ऑफ W। तो V और W को अब देखें, V और W, तो
तो ये अगेन गलत लिखा है, ये तो हमने वैसे यहाँ पर ही देख लिया था कि भाई ये क्रॉस है। x इक्वल्स टू डब्ल्यू, x और w बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इक्वलेंट नहीं है, यहाँ पे इसको भी क्रॉस कर दें। फोर्थ, v इज़ नॉट सबसेट ऑफ z, v एंड z को देखें तो v तो सबसेट है z का, ये a b d है और यहाँ पर d है, तो ये तो सबसेट है, और यहाँ पे लिखा है सबसेट नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ सारी ऑप्शंस रॉन्ग है, तो हम क्या कहेंगे भाई, कोई भी ट्रू नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अच्छा, यहाँ पर अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पे जो आपके पास सेट गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, आपके पास सेट है 2, देन 4 5 एंड देन 4। तो यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, एक 2 है, दूसरा 4 5 है और तीसरा 4 है, ठीक है। तो जब आप ये क्योंकि एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब सबसेट अगर मैं लिखता तो मैं 2 लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा कि भाई ये सबसेट है ए का। अगर मैं लिखूँगा 4 5 तो ये अभी सबसेट नहीं है, सबसेट बनाने के लिए ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो एलिमेंट है, सही है, यहाँ पे ये एलिमेंट है पूरा, तो ये है सबसेट ऑफ ए, ठीक है। या फिर 4 में लिख सकता हूँ सबसेट ऑफ ए, या मैं फिर लिख सकता हूँ 2 और 4, सही है, ये भी तो सबसेट होगा, तो 2 और 4 इज़ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 4 5 इज़ सबसेट ऑफ ए, स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है इनकरेक्ट है क्योंकि 4 5 और ये ब्रैकेट में सबसेट नहीं बल्कि एलिमेंट है, इसलिए क्रॉस यहाँ पे सबसेट बनाते फिर उसके बाद सबसेट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट मैंने बताया था जितने भी सबसेट्स होते हैं, सही है, उतने ही एलिमेंट्स बन जाते हैं पावर सेट में। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये 1 है और ये पूरा दूसरा है, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, सही है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, सही है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग 2⁻n। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट वगैरह आपको फाइंड करना है या इंटरसेक्शन, सही है। जो मैट्रिक में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं एग्जैक्टली ये वैसे ही आपको फाइंड करना है, b-c फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी सारी चीज़ें। कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास एक सेट गिवन है ए, बी और सी, और यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए की एलिमेंट्स जो है वो क्या है, ए कॉमा बी, फिर उसके बाद क्रॉस, फिर उसके बाद बी यूनियन सी, सही है। बी यूनियन सी फाइंड कर रहे हैं तो बी यूनियन सी में क्या करते हैं, इसका यूनियन क्या होगा, 2 3 एंड 4, सही। ये क्या है, बी यूनियन सी, ये ए और ये बी यूनियन सी। लिख देता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, ये ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या होगा, ये A 2
A3 A4 then B2 B3 and B4। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे सकते हैं A2 A3 A4 B2 B3 B4। सही है, ऑप्शन बी। अच्छा, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई कीजिएगा, नहीं होते तो फिर मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इनको देखिए, करें, कोशिश करें कि हो जाए, नहीं होते तो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताना है कि क्या होगा। सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको सिंपली ये करना होता है, ए क्रॉस अगर आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी, तो आप क्या करेंगे भाई, ए क्रॉस बी और बीच में आएगा इंटरसेक्शन, देन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सही, इसी तरीके से ए क्रॉस अगर बी यूनियन सी लिखा हुआ है तो लिखेंगे भाई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देख लें, अगर इसको आप देखते हैं तो ये ए क्रॉस बी यूनियन नहीं है, ये गलत है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या ए क्रॉस बी होना चाहिए, फिर यूनियन ए क्रॉस सी, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन होना चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, गलत, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सही है। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी। अब वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। वेन डायग्राम में सबसे पहले तो आपको एक डी मॉर्गन्स जो लॉ है वो याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ये कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं पे ये लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आसानी के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, और इसमें अगर आप ये लिख देते हैं तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये कैसे फाइंड करते हैं आप, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से ये हम फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे वेन डायग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ फाइंड ए माइनस बी, ठीक है, आप a माइनस बी फाइंड कर दें, तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर आपके पास दो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सेट्स बना देता हूँ a b, ठीक है, और ये बॉक्स बनता है फॉर यूनिवर्सल सेट। अब a माइनस बी का मतलब क्या है कि आप a के तो सारे के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन उसमें से b के साथ जो कॉमन होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी के एलिमेंट जो है वो क्या है 3 4 5, तो ए माइनस बी क्या मिलता है, ए माइनस बी हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो भी कॉमन होता है वो क्रॉस हो जाता है और ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, जो बी के साथ कॉमन आ रहा होगा वो हट जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा ए होता, सही है, लेकिन इसके बी के पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस बी आपको जो मिलेगा वो ये वाला पोर्शन मिलेगा, शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये क्या है, ए माइनस बी। अब इसी तरीके से सेकंड, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो आपने दो सेट्स बनाए ए और बी, ये बॉक्स बनाया फॉर यूनिवर्सल सेट, तो इसमें जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो इसमें कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट।
तो ये आपने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूँ, ये अगर फाइंड करना है तो ए यूनियन बी फाइंड करना है। दो सेट्स बनाए मैंने, ए और बी लिखा, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स, तो इसमें पूरे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये ए यूनियन बी। अब अगर मैं फोर्थ आपसे कहता हूँ कि फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, जो आपने शेडेड किया है ए यूनियन बी में, इसी को आप हटा देंगे तो वो बन जाएगा, सही है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये अगर चाहिए तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये ए ये बी, सही है। तो ए यूनियन बी में ये था, जो शेडेड आपने किया वही अनशेडेड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में बस क्या करना है, जो शेडेड रीजन आप कर रहे हैं उसको अनशेडेड करना है, ठीक है, बाकी सारे शेडेड हो जाएंगे उसके अलावा। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इसी तरीके से और भी अगर मैं कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करता हूँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 5, मैं लिख रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे फाइंड करना है। तो मुझे अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम मुझे पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना होगा, ये मैंने बनाया है ए बी, ठीक है। तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो मुझे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो पार्ट मैंने शेडेड किया था उसको अनशेडेड कर दूँगा, बाकी पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि भाई ये पूरा शेडेड हो जाएगा, ये पूरा शेडेड हो गया। सही, ये पूरा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आपको क्योंकि ऑप्शन में तो नज़र आ रहा होगा, आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको शेडेड किया। अब आपको पता होगा कि यही वाला पोर्शन अनशेडेड होना चाहिए, तो आप देखेंगे ये इस फॉर्म में नज़र आ जाएगा आपको, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में ये फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाला आपको खुद पता चल जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर लिखा हुआ है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इजीली किसके इक्वल आ सकता है। तो आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, और ये क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस बी। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए माइनस यू प्लस बी, तो ये यूनिवर्सल कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इक्वल होता है बी माइनस ए के। तो यहाँ पर अगर आप दो सेट्स बना देते हैं इस तरीके से, ए बी, और फिर ये उसका यूनिवर्सल सेट, और आपको फाइंड करना है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब हम लिखेंगे बी के एलिमेंट्स को, लेकिन ए के साथ जो कॉमन होगा उसको हम हटा देंगे। तो जो मेरे पास पोर्शन आएगा वो ये आएगा। अब और किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सही। अब यहाँ पर एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है वो सिंपल तरीके से डी मॉर्गन्स वाला जो है वो थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो है ये दो सेट्स बनाए,
यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको दो पार्ट्स में जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ये है ए और ये है बी। अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं ए के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद मुझे चाहिए बी। तो बी के लिए मैं ड्रॉ इस तरीके से कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये बी आ गया, ये बी पूरा आ रहा है। तो इसमें यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों पार्ट को हम कंसीडर करते हैं, सिर्फ कॉमन पार्ट को कंसीडर नहीं करते। तो ये जो पूरा पार्ट आपको मिलेगा ये होगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल यूनियन बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ और मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दूँ, ठीक है, अब इंटरसेक्शन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सही है। तो अब क्या होगा कि ये आपने पूरा यही काम किया है, लेकिन आप लिखेंगे इसके कॉमन पार्ट को। अभी ये पूरा है, सही है, रेड वाला भी जो मैंने शेड किया वो भी और जो ब्लू वाला किया है वो भी, ये पूरा का पूरा, सिर्फ ये वाला पोर्शन हटा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस तरह की कंडीशन में जब इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे होंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि सिर्फ कॉमन पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसके कॉमन पार्ट को देखूँ तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, सही है। जो बी का है सिर्फ बी का है, उसके साथ ए भी नहीं है, सही है। तो ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सिर्फ ये वाला पोर्शन है कॉमन वाला पोर्शन, ठीक है। लेकिन यूनियन में ये पूरा पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं है। अब वेन डायग्राम में ही, अब जब तीन आपके पास सेट्स होते हैं तो वहाँ पर फिर आप किस तरीके से काम करेंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन है, देन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीन सेट्स बन गए। तो तीन सेट्स बनाएंगे यहाँ पर ए बी और फिर सी, ये तीन सेट्स यहाँ पे बन गए। ए बी एंड सी, यहाँ पे यूनियन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो ये रहा, सही है, कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी। यह है ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ए और सी का कॉमन पार्ट लिखते हैं, तो ये है ए इंटरसेक्शन सी। और इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन जो शेडेड है, सही, चाहे वो रेड से हो चाहे ब्लू से हो, वो पूरा का पूरा जो है वो क्या है, इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इसी को मैं इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, इसको ही मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो अब क्या हो जाएगा कि अब इसमें जो दोनों में कॉमन पार्ट था वो लिखेंगे। जो कॉमन पार्ट है सिर्फ ये वाला,
सही है, यूनिवर्सल सेट के लिए बना देंगे। तो ये एक सेट ए, सेट बी और ये सेट सी। और यहाँ पर अब इसको जो मैं शेडेड करूँगा, मैं सिर्फ शेडेड कहूँगा कि ये वाला पोर्शन शेडेड होगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला पोर्शन शेडेड है और कोई से नहीं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, थर्ड देख ले इसकी एग्जांपल। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए यूनियन बी देन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास 3 सेट्स आ गए यहाँ पर, ए बी एंड सी, ये यूनिवर्सल सेट के लिए। अब यहाँ पर देखें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं इस तरीके से इसको पूरा शेडेड करूँगा, सही है। ए यूनियन बी में ए और बी दोनों पूरे आ जाएंगे। ये ए यूनियन बी, फिर उसके बाद ए यूनियन सी। ए यूनियन सी बना रहा हूँ तो इसका मतलब अब ए और सी के सारे पार्ट आ जाएंगे, पूरा पोर्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, कॉमन पार्ट, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, जिसमें रेड और ब्लू दोनों लाइन आ रही है, सही है। दोनों 2 बार अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैं इसकी डायग्राम बनाऊँगा वो कैसे बनेगी, ए बी सी। यहाँ पर हम कौन सा पोर्शन लेंगे, ए पूरा का पूरा ए है उसमें, ए देखें पूरा ही नज़र आ रहा है इसमें। ए पूरा है, फिर इसके बाद बी और सी का जो कॉमन पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये है यहाँ पर इसका रिजल्ट, सही है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो वो आपको ये मिल जाएगा। अब वेन डायग्राम से भी रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो आप देखें, उसको करें। अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो फिर वो आप पूछ लें। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम की, जो हम एप्लीकेशन करते हैं उससे रिलेटेड है। अब जैसे अगर आपके पास मैंने बताया था कि 2 सेट्स हैं ए और बी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझें कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक क्लास में मैं कहता हूँ कि 20 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 5 स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर वाले होंगे, सही है, तो 5 स्टूडेंट्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सही है। 20 में से 5 स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले कितने होंगे, ओनली मैथ्स वाले, ओनली मैथ्स पढ़ने वाले होंगे 15, सही है। क्योंकि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, सही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉमन पोर्शन का जो है वो काम क्या है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 20 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो ये पूरा पोर्शन है, सही है। और अगर मैं ओनली मैथ्स की बात करता हूँ तो वो पूरा पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, कॉमन वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है।
अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जब आपके पास नॉर्मल जो आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पर, आप उसमें ऐसे ए को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बना देता हूँ कि ये पूरा है ए, ये है ए, और ये है पूरा बी, सही है। और इसमें कुछ पार्ट जो है वो कॉमन भी है। तो इसके लिए जब हम फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कि भाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सही है, जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी। लेकिन इसमें से आपको कुछ एलिमेंट्स माइनस करने पड़ते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, सही है, क्योंकि ये 2 बार ऐड होता है। जब एक को हम ऐड कर रहे होते हैं, ए के साथ भी ऐड होता है और फिर बी के साथ भी ऐड होता है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो 2 बार ऐड हो रहा होता है, तो इसलिए उसको एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि सिर्फ एक बार ये यूज़ हो, सही है, इसमें क्रॉसिंग नहीं हो। तो हमारा रिज़ल्ट क्या मिलेगा, टोटल हमें मिल जाएगा कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और फिर जो दूसरी कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि सेपरेट गिवन हो, सही है, कि ओनली ये वाला पोर्शन, ठीक है, फिर कॉमन वाला पोर्शन अलग होगा, फिर ओनली बी वाला, सही है, जिसमें अगर इस पूरे को लेंगे तो वो फिर ऐड होकर आ रहा होगा। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें फिर आप इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ एक पोर्शन जो है वो आपके पास ये है, और सेकेंड पोर्शन आपके पास ये है, और थर्ड पोर्शन जो है वो ये है। तो अब 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, पहले ये सिर्फ 2 पार्ट में था, अब इसको 3 पार्ट में मैंने अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये है x, ये है y, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है ये है z, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अब जो टोटल आपको मिल रहा होगा, टोटल जो आपको मिलेगा वो टोटल आपको क्या मिलेगा, x प्लस y और प्लस z, ठीक है। तो अब ये जहन में आपको रखना है कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे। जब ओनली का वर्ड आ जाए तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं कहता कि ओनली मैथ्स वाले स्टूडेंट 15 हैं तो वो इस तरह से पोर्शन शो होता, सही है। अगर मैं मैथ्स की बात करता कि भाई मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट 20 हैं तो वो फिर इस तरह से शो होता है जिसमें ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। जब एग्जैक्टली की बात नहीं आ रही, ओनली की बात नहीं आ रही, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और अगर ओनली की बात आ जाती है, इस तरह की बात आ जाती है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और ये है 2 सेट्स के लिए, ठीक है। फिर 3 सेट्स वाला भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36,
क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, 90 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर आइदर इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, इंग्लिश या मैथ्स। सही। तो टोटल जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ भाई ए यूनियन बी और यहाँ पर देन ए देन बी और फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर अगर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 90 हैं जो मैथ्स या फिर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो टोटल 90 हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 90 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर बोथ इफ़ 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यही वाली कंडीशन आ गई कि भाई ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, क्यों कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली वाली बात आ गई कि 20 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। इंग्लिश, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो इंग्लिश भी ले रहे होंगे और मैथ्स भी ले रहे होंगे। सही है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ इंग्लिश ले रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूँ बनाता हूँ तो ये इंग्लिश, ये मैथ्स, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में आ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई प्लस जेड वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे टोटल इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। तो टोटल यहाँ पर क्या है 90 और 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ। तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ले लेता हूँ कि भाई वो 25 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। सही है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ बट नॉट इंग्लिश। वाई आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ओनली वाला आगे। सही, ये वाला पोर्शन। और 50 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर बोथ। सही है। कॉमन पार्ट कौन सा है, 50 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है 50। तो यहाँ पर आपको ये क्या मिल जाएगा 90 माइनस 50, 90 माइनस 75, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 37। अब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 410 स्टूडेंट्स एट कैनेडी हाई स्कूल, 240 स्टूडेंट्स स्टडी स्पेनिश और 180 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच। इफ़ 25 स्टूडेंट्स नीदर लैंग्वेजेस। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना भूल गया था कि कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो इसमें एडिशन एक वो है नीदर की, कि अगर ऐसी भी स्पेसिफिकेशन अगर नहीं लिखते हैं वो नीदर कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई पार्टिसिपेशन ऐसी भी है, ऐसे भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको नीदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिकेट कर देते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें नीदर को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे भी हम नीदर को ऐड करेंगे अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब। अदरवाइज़ नीदर जो है वो ज़ीरो होगा अगर वो मेंशन नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ओनली वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है 410 टोटल स्टूडेंट्स है। अच्छा, नीदर भी यहाँ पर ऐड है, 410 स्टूडेंट्स है। 24 जो है वो स्पेनिश पढ़ रहे हैं, 240 जो है वो स्पेनिश पढ़ रहे हैं, और फ्रेंच जो पढ़ रहे हैं वो 180 हैं।
इफ़ ये आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जबकि 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। सही है। नीदर लैंग्वेज, हाउ मैनी स्टूडेंट स्टडी बोथ, तो फ्रेंच, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो ये आपको बताना है। तो इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा आपके पास 420 माइनस 410 प्लस 25, तो ये आपको मिल जाएगा 10 प्लस 25 इज़ 35। तो 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ रहे हैं। Question number 38. Question number 38. In a class of 150 students, total 150 students can speak French. 40% can speak French. टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल जो है वो क्या है 150 है, मतलब A यूनियन B। सही है। और 40% ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले यहाँ पर मुझे मिलेंगे 40%, तो 40% ऑफ 150, तो 40% ऑफ 150 मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये क्रॉस और ये मिल जाएगा मुझे 15 4 ज़ार 60। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 25% दोज हु कैन स्पीक फ्रेंच कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। 25% ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, बोथ। तो 25% इसका जो है वो बोथ आ जाएगा। जो फ्रेंच बोल रहे हैं 25% वो ऐसे हैं जो फ्रेंच भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो इसका 25% क्या होगा, 25/100 इंटू 60, तो बोथ वाले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 ज़ार एंड 5 ज़ार 1 ज़ार एंड 3 ज़ार 3 5 ज़ार 15। तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। और आपको यहाँ पे फिर बताना है द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश। सही, ओनली इंग्लिश वाला बात नहीं हो रही, तो इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये आपको यहाँ पर बताना है कि इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो टोटल 150 है, फ्रेंच बोलने वाले 60, इंग्लिश बोलने वाले आपको फाइंड आउट करना है, और दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं 15। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 150 90 प्लस 15 और ये आ जाएगा 105। तो इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे, 105। अच्छा, जब 3 हम सेट्स की बात करते हैं, 3 सेट एक साथ आ जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि A यूनियन B यूनियन C। सही है। मैं इसको इस तरीके से लिखता नहीं हूँ, हम इसको शॉर्टकट टोटल भी लिख सकते हैं कि भाई टोटल है ये T, तो वो बराबर होता है NA NB NC, फिर उसके बाद माइनस N A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस N B इंटरसेक्शन C, फिर माइनस N C इंटरसेक्शन A। ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है। ये है फॉर्मूला। ठीक है। कि जब आप 3 सेट्स की बात करते हैं तब, तो A B N C। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई अगर एग्जैक्टली 2 की बात आ जाएगी ना, तो एग्जैक्टली 2 की बात आती है तो उसका मतलब AB AC और BC, ये 3 पोर्शन हो सकते हैं ना। लेकिन इन तीनों पोर्शन में ये वाला पोर्शन जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है। सही है। 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, तो एग्जैक्टली 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको 3 से जो है वो 3 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सही है। तो एक बार ये यहाँ पर आ रहा है,
फिर दूसरी बार अगर हम इसको करते हैं तो ये इसमें भी आ रहा है, और अगर इसको थर्ड को चेक करते हैं फिर यहाँ पर ये इसमें भी आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन 3 टाइम्स आ रहा है, इसमें ब्लू भी है, ब्लैक भी है और रेड भी है। तो जब आप एग्जैक्टली 2 फाइंड कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली 2 का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो ये 3 टाइम्स जो ऐड हुआ होता है उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है, ऑल 3 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके इस 2 वाले पोर्शन से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैंने वैसे तो इसका शॉर्टकट फार्मूला मैंने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है कि टोटल इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी माइनस एग्जैक्टली 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल 3 पोर्शंस जो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 3, अच्छा जो ये रिज़ल्ट आता है तो यहाँ पे मैं -3 करूँगा तो फिर उससे जो है मुझे 2 मिल जाएगा। तो उसको मैं करता हूँ, क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं जो एक जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 70 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथ्स, इंग्लिश एंड जर्मन। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं 70। 40 स्टूडेंट्स आर इन मैथ्स, 35 इन इंग्लिश एंड 30 स्टूडेंट्स इन जर्मन। सही है, 40, 30 एंड 30, 35 एंड 30। तो ये क्या आ रहा है, 40, 35 एंड 30। सही है, जो ए बी और सी लेते हैं। फिर उसके बाद -AB -BC -CA। ठीक है, वो क्या होता है 2 टाइम्स, तो वो आपको यहाँ पे बताना है एक्चुअली। ठीक है, -AB -BC -CA। फिर उसके बाद लिखते हैं +ABC। सही है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स वाले। 15 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। सही है, ABC। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 2 कोर्सेज, तो ये 2 कोर्सेज़ वाले, ये एग्जैक्टली 2 कोर्सेज़ वाले नहीं है, 2 कोर्सेज़ वाले। ठीक है, जिसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो 3 कोर्स भी पढ़ रहे होंगे। सही है, जैसे मैंने वेन डायग्राम से बताया। तो ये फाइंड कर लेते हैं, इस पूरे को इधर शिफ्ट कर देंगे। सही है, AB + BC + CA, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, पूरा इधर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये 70 और ये 70 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 35 + 15, तो ये मिल रहा है यहाँ पर 40 और 50, 50। सही है, ये 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, और इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है 2 सब्जेक्ट के साथ साथ 3 भी ले रहे हैं। सही है, एग्जैक्टली 2 वाले फाइंड करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला पोर्शन है जो 3 टाइम्स इसमें ऐड हो रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 2 के लिए आप क्या करेंगे, 50 - 3 टाइम्स ऑफ। सही है, तीनों सब्जेक्ट्स लेने वाले 15 स्टूडेंट हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 50 - 45 विच इज़ 5। ठीक है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करें, इसमें ABC लिखें, ये एग्जैक्टली 2 फाइंड करना है और 2 टाइम्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। अब इसका जो है वो जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। एट मिलिटन हाई स्कूल 35 गर्ल्स प्ले एट लीस्ट 1 वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स। सही है, तो टोटल जो है वो 315 लड़कियां हैं जो खेल रही हैं। इसमें 100 जो है वो फॉल स्पोर्ट्स खेलती हैं, 150 जो है वो विंटर की गेम्स खेलते हैं, और 200 जो वो स्प्रिंग की गेम्स खेलते हैं। सही है, If 75 प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। सही है, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स की बात आ रही है, तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स की बात आ रही है तो हम पहले 2 स्पोर्ट्स फाइंड कर लेते हैं, 2 स्पोर्ट्स को देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली 2, या फिर यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एग्जैक्टली 2 क्या है यहाँ पर, 75। एंड हाउ मैनी प्ले 3 गेम्स। सही है, तो 3 गेम्स खेलने वाले कितने होंगे, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ कि भाई ये 2 × x। x क्या है यहाँ पर, तीनों गेम खेलने वाले।
तो ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 315 माइनस ये मिल जाएगा मुझे 300, 400, 450 और प्लस 75 इंटू एक्स। तो ये आपको मिल रहा है 300, ये हो जाएगा 400 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ये वाला साइन जो है माइनस का होगा। तो यहाँ पर ये माइनस है, तो ये आपको मिल जाएगा 400 माइनस 450। तो ये मिल रहा है आपको -50 इक्वल्स टू -2x। माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे मिल जाएगा 25। अच्छा देखिए, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये 315 टोटल है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 100 प्लस 150 देन 200 फिर माइनस एग्जैक्टली 2। सही, एग्जैक्टली 2 लेने वाले जो है वो 75 गर्ल्स हैं। और हाउ मैनी प्ले ऑल 3, तो वो 2 इंटू एक्स, -2 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं अगर इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 20 और ये 390 माइनस और ये आ रहा है 450 इक्वल्स टू -2x। और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर -60 इक्वल्स टू -2x। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1s और ये आ जाएगा 30। सही है, तो एग्जैक्टली तीनों गेम खेलने वाले ऐसे स्टूडेंट जो तीनों गेम खेल रहे होंगे, स्प्रिंग में भी खेलेंगे, फॉल्स में भी खेलेंगे और विंटर में भी खेलेंगे, वो 30 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि अगर मैं लिखता हूँ कहीं पर A इज़ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब ये होता है कि सेट A जो है वो सेट B के इनसाइड है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A इज़ सबसेट ऑफ B। और फिर एक और कंडीशन है कि अगर लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब ये है कि A और B एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो इनके बिटवीन कोई चीज़ भी कॉमन नहीं होगी। ठीक है, और थर्ड चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब ये A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। A और B बिल्कुल अलग अलग हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। A अगर सबसेट है B का तो इसका मतलब A इनसाइड B। अगर A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इनमें कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा। और अगर इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसका मतलब ये कि कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इसी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A इज़ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो B के इनसाइड होगा। तो ये आपको देखना है कि ये A जो है वो B के इनसाइड है, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे भी A जो है वो B के इनसाइड है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि A जो है वो B के इनसाइड नहीं है और ये इसमें भी नहीं है। तो ये अब 3 हो सकता है। तो अब यहाँ पर सेकेंड चीज़
C इज़ नॉट इनसाइड ऑफ B। सही है, C जो है वो सबसेट नहीं है B का, C जो है वो B के अंदर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो C B के अंदर है, तो ये वाला भी क्रॉस हो गया। यहाँ पे भी C B के अंदर है, ये वाला भी क्रॉस हो गया, तो बचा कौन सा, ये, तो ऑप्शन C। ठीक है, एक और चीज़ है, A और C जो है वो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इसको भी अगर देख लेते हैं, A इंटरसेक्शन C इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब A और C इंटरसेक्ट कर रहा होगा। देखिए A और C इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 34, A इज़ सबसेट ऑफ C, मतलब A जो है वो C के इनसाइड होगा। A C के इनसाइड है, मतलब ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर देखिए A C के इनसाइड नहीं है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर A C के इनसाइड है, ये हो सकता है सही, अभी तक करेक्ट नहीं है, बिल्कुल कहेंगे ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A जो है वो C के इनसाइड नहीं है। अब सेकेंड चीज़ है यहाँ पर B इंटरसेक्शन C इज़ एम्प्टी सेट। B और C जो है वो उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। B और C में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये हो सकता है, इसमें B और C में कॉमन नहीं है, इसमें B और C में, अच्छा ये तो पहले ही मैं क्रॉस कर चुका हूँ, ये दोनों हो सकते हैं ना। तो अब इसमें देखें B और C, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट मिल रहा है और इसमें एम्प्टी सेट नहीं मिल रहा, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे B इंटरसेक्शन C इज़ नॉट एम्प्टी सेट, और यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर क्या है, A इज़ अच्छा सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आसान वाला देख लेते हैं। B इज़ सबसेट ऑफ C, B जो है वो C के इनसाइड होना चाहिए, B C के इनसाइड नहीं है, ये रॉन्ग है। B जो है वो C के इनसाइड नहीं है, ये भी रॉन्ग है। B C के इनसाइड नहीं है, ये भी रॉन्ग है। B C के इनसाइड है, ये हो सकता है करेक्ट, इसमें भी जो है वो B C के इनसाइड है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, तो D या E होगा करेक्ट, दोनों में से एक होगा। अब और क्या कंडीशन गिवन है कि A इज़ सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन C, मतलब B और C का जो कॉमन पार्ट होगा उसके अंदर होगा A। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि B और C का कॉमन पार्ट, B और C का कॉमन पार्ट होगा ये, ठीक है, B और C का कॉमन पार्ट ये है, सिर्फ B वाला जो इनसाइड वाला एरिया है, और इसके अंदर A होना चाहिए, तो नहीं है, उसका मतलब ये रॉन्ग है। अब इसमें देखिए B और C का कॉमन पार्ट, ये वाला पूरा कॉमन पार्ट होगा इसके इनसाइड वाला, ठीक है, और ये अगर कॉमन पार्ट है तो इसके अंदर ही ए है, तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि यहाँ पे 3 सेट्स का A B और C का जो है वो यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि A इज़ सबसेट ऑफ B, B इज़ सबसेट ऑफ C, तो इसका मतलब A है, फिर उसके बाद B है, फिर उसके बाद C है, ये A, ये B और ये C, सही है। A जो है वो सबसेट है B का, B सबसेट है C का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A बिलोंग्स टू A, सही है, A जो बिलोंग कर रहा है वो A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड B बिलोंग्स टू B और C बिलोंग्स टू C, B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो A है वो बिलोंग B से भी करता है और A बिलोंग C से भी करता है, ये सबके ही अंदर है। B जो है वो B के अंदर है या फिर C के अंदर है, और C जो है वो सिर्फ C के अंदर है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। मतलब मैं ये नहीं लिख सकता कि C बिलोंग्स टू A, लेकिन मैं A बिलोंग्स टू C भी लिख सकता हूँ, A बिलोंग्स टू B भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना, अच्छा और भी कंडीशन गिवन है कि D डज़ नॉट बिलोंग टू A, सही है, मतलब D जो है वो A में नहीं है, हो सकता है B में हो, C में हो, पॉसिबिलिटी है उसकी, पॉसिबिलिटी है कि B में हो सकता है, C में हो सकता है। और E इज़ नॉट बिलोंग टू B, मतलब जो E है वो B से बिलोंग नहीं करता, मतलब वो इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, वो यहाँ पे C में हो सकता है या फिर इससे ऊपर हो सकता है।
तो जो डी की पॉसिबिलिटी है, डी की पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो, कंफर्म नहीं है, ठीक है, या फिर इससे बाहर भी हो सकता है, बस यहाँ पे नहीं है, ए में नहीं है, सही है, और ये इसमें नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब ए बिलोंग्स टू सी, ए तो सी से बिलोंग करेगा, सही है, क्योंकि सी तो सबसे बड़ा सेट है, जब ए से बिलोंग कर रहा है तो वो सी से भी करेगा, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी बिलोंग्स टू ए, तो बी बिलोंग्स टू ए हो ये ज़रूरी नहीं है, सी बिलोंग्स टू ए हो ये ज़रूरी नहीं है, सही। ए तो बी से बिलोंग कर सकता है क्योंकि ए सब सेट है, सुपर सेट ये रहा, ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू कौन सा है, 1। सी बिलोंग्स टू, सी डज़ नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अब देखिए सी जो है वो बिलोंग टू सी है, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे, कुछ कहा नहीं है उन्होंने, कि कंफर्म नहीं बताया कि कहाँ पर है। ई बिलोंग्स टू ए, ई डज़ नॉट बिलोंग टू ए, जब इन्होंने कह दिया कि बी से ही बिलोंग नहीं करता, जब यहाँ पर ही नहीं है, इससे बाहर है, तो वो ए में कैसे आ सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो हमेशा ट्रू होंगे वो कौन से होंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ हमेशा ट्रू होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बाय यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन विच वन इज़ ट्रू, एफ डज़ नॉट बिलोंग टू ए। अब यहाँ पे देखिए जब वो सी से ही बिलोंग नहीं करता है, वो सी में ही नहीं है, सी से बाहर है, तो वो ए में कैसे आ सकता है, तो सही है बिल्कुल, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ई डज़ नॉट बिलोंग टू ए, अब ई के बारे में लिखा हुआ था, वो बी के ही अंदर नहीं है, बी से ही बाहर है वो, जब बी से बाहर है तो वो ए के अंदर कहाँ से आ सकता है, तो ये भी हमेशा ट्रू है। ए बिलोंग्स टू सी, ये भी ट्रू है, सही है, जब ए सी जो है वो सबसे बड़ा सेट है, ए जब ए के अंदर है तो वो सी के अंदर भी है, तो ये भी ट्रू है। डी डज़ नॉट बिलोंग टू बी, डी के बारे में क्या लिखा हुआ है, ए से बिलोंग नहीं करता है, तो डी से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो इसका मतलब ये है ऑप्शन, ये कंफर्म नहीं है, सही है, इसके बारे में हमेशा आप नहीं कह सकते कि ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी।